हेलो फ्रेंड्स, वेलकम आवर यूट्यूब चैनल एग्जाम स्थल। वीडियो के आज की सेशन में हम लोग भारतीय संविधान से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तावना के बारे में जानेंगे। यह जो टॉपिक है ये विभिन्न परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आप देखें तो हम लोग मुख्य रूप से भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत उन टॉपिकों को फोकस करेंगे जो असिस्टेंट प्रोफेसर की समान ज्ञान की परीक्षा में सिलेबस के रूप में मौजूद है। तो यदि आप देखें तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर समान ज्ञान जो उत्तर प्रदेश का है, ठीक है ना, तो उसमें सबसे पहले आपको जो भारतीय राज्य व्यवस्था है, भारतीय राज्य व्यवस्था इसके अंतर्गत प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संसदीय शासन प्रणाली, लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग। इतने टॉपिक उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर यूपीएससी इसमें, या आप इसे सीधा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर के समान ज्ञान के सिलेबस में, ठीक है। तो सिलेबस में ये भारतीय राज्य व्यवस्था है, ये 6 टॉपिक हैं: प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, संसदीय शासन प्रणाली, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग। तो हम लोग इन्हीं टॉपिकों पर ही फोकस करेंगे। इसके बाद जब समान रूप से बताया जाएगा तो वहाँ पर आप लोगों को भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में बता दिया जाएगा, जिसमें से मुख्य रूप से प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, लोक सेवा आयोग और निर्वाचन आयोग को हम लोग देखेंगे। संसदीय शासन प्रणाली ये बहुत ही ब्रॉड हो जाएगा, ठीक है, समय भी बहुत कम है। आज हम लोग प्रस्तावना को देखते हैं। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ। सबसे पहले प्रस्तावना को आप जानना चाहें तो प्रस्तावना देखिए, संविधान के दर्शन के रूप में जो प्रस्तावना है संविधान की, या संविधान के उद्देश्य, दर्शन, आत्मा आदि के रूप में प्रयुक्त होता है। जो प्रस्तावना है वो संविधान के उद्देश्य, दर्शन, आत्मा आदि के रूप में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। अब यदि आपसे पूछा जाए कि जो प्रस्तावना है ये प्रस्तावना कहाँ से लिया गया है, ठीक है, तो प्रस्तावना में 2 मुख्य तथ्य हैं, एक प्रस्तावना का विचार और एक प्रस्तावना की भाषा। तो इनमें यदि आप देखें तो जो प्रस्तावना का विचार है, प्रस्तावना का जो यहाँ पे प्रस्तावना का विचार, तो प्रस्तावना का जो विचार लिया गया है ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब अमेरिका का मतलब कि उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका नहीं, यहाँ पे अमेरिका का मतलब USA, संयुक्त राज्य अमेरिका हुआ। और इनमें जो एक प्रश्न बन जाएगा कि विचार की भाषा कहाँ से ली गई। ये देखिए स्रोत है, ठीक है ना, ये स्रोत है। तो इस स्रोत में पूछा जाता है कि प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया?
ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया। अब यहाँ पर देखिए प्रस्तावना को मैंने पहले ही लिखा है, चूँकि लिखते तो थोड़ा सा समय हो जाता। यहाँ पर प्रस्तावना को देखिए यहाँ पर लिखा गया है पहले से ही। अब इन्हीं प्रस्तावना से ही सभी सवाल बनते हैं। ठीक है, यदि आपको प्रस्तावना याद है, पूर्णतया एक क्रम से याद है, तो आपको प्रस्तावना से संबंधित कोई भी प्रश्न नहीं गलती हो पाएगी। ठीक है, तो आपसे प्रस्तावना से संबंधित कोई प्रश्न गलती नहीं हो पाएगी। लेकिन आपको इसके लिए यदि सब नहीं याद होता है तो यहाँ पर देखिए जो कुछ विशेष कलर का प्रयोग किया गया, जैसे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, यहाँ पर अखंडता, फिर यहाँ पर ये विशेष रंग का प्रयोग यहाँ पर भी होना चाहिए था लेकिन हुआ नहीं, तो यहाँ पर मैं इनको पहले से इंडिकेट कर दे रहा हूँ, हाईलाइट कर दे रहा हूँ ये चीज़ें। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जितने भी विशेष कलर या इंडिकेट के माध्यम से जो प्रयुक्त है, आप सिर्फ इन्हीं शब्दों को याद कर लेंगे तो भी आपसे प्रस्तावना से संबंधित कोई भी सवाल गलती नहीं हो पाएगा। सबसे पहले आपने यदि प्रस्तावना पढ़ लिया कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता तथा अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यदि आपने इतना पढ़ लिया तो आपको क्या समझ आया? सबसे पहले सवाल इसमें से ये बन जाएगा कि इस प्रस्तावना को देखिए, क्वेश्चन बनना शुरू हुआ, प्रस्तावना को कितने वाक्यों में लिखा गया है? कितने वाक्यों में लिखा गया है? ठीक है, लिखा गया है। ये तो आपका प्रश्न बन गया। जवाब क्या आएगा? यदि आप नहीं जानते हैं तो इनमें देखिए आप कहीं पर भी विराम है, जिसको आप फुल स्टॉप कहते हैं, कहीं पर विराम है, लास्ट में विराम है, तो यानी कि ये पूरा एक वाक्य हुआ। कितना हुआ? एक वाक्य हो गया। तो प्रस्तावना को कुल एक वाक्य में लिखा गया। कितने वाक्य में लिखा गया है? तो एक वाक्य में लिखा गया। देखिए एक क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक वाक्य में लिखा गया है। यदि कभी सवाल बन जाए कि प्रस्तावना को कुल कितने वाक्यों में लिखा गया है, तो इससे मात्र एक वाक्य में ही लिखा गया है। अब इसके बाद जो प्रस्तावना है, ये जो आपका भारतीय संविधान का प्रस्तावना है, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। क्या कहते हैं? उद्देशिका भी कहते हैं। ठीक है, जैसा कि ऊपर मैंने बताया अभी, प्रस्तावना को उद्देशिका भी कहते हैं। देखिए मैं बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात करूंगा। इनके कंसेप्ट पर, विचारों पर मैं बहुत ज़्यादा जोर नहीं दूंगा। जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है मैं उन्हीं तथ्यों को ही बताऊंगा, क्योंकि आपका कम समय में अधिक से अधिक कंटेंट आप तैयार कर सकें। चलिए, प्रस्तावना और उद्देशिका। तो यदि बात की जाए प्रस्तावना या उद्देशिका को किसने लाया, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा, प्रस्तावना या उद्देशिका को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब लाया? तो 13 दिसंबर 1946 को। ठीक, अब 13 दिसंबर से पहले हम लोग चलते हैं। ठीक, एक 9 दिसंबर की डेट होती है 1946 की, एक 11 दिसंबर की डेट होती है 1946 की, और एक डेट यहाँ पे मैं डाल दे रहा हूँ, एक 6 दिसंबर की डेट होती है 1946 में। तो 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए, अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किए गए, और 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए। स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ। तो जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
और स्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक, अब 13 दिसंबर को यानी कि इसके ठीक 2 दिन बाद 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी के द्वारा उद्देशिका को लाया गया। किसको लाया गया? उद्देशिका को लाया गया। अब जनवरी में, कब? जनवरी में, यानी कि जब जनवरी आएगा तो 1947 हो जाएगा। तो 22 जनवरी 1947 को, देखिए ये डेट जरूर याद होना चाहिए, 13 दिसंबर और 22 दिसंबर। तो 22 दिसंबर 1947 को प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, तो 22 दिसंबर 1947 को संविधान सभा द्वारा 22 दिसंबर 1947 को संविधान सभा द्वारा प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया या स्वीकारा गया, जो भी कह लीजिए आप। ठीक है, अंगीकृत किया गया। तो इतने एक महत्वपूर्ण फैक्ट के रूप में मैंने आप लोग को बताया कि प्रस्तावना को कितने वाक्यों में लिखा गया, प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया, प्रस्तावना के विचार की भाषा कहाँ से ली गई या प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है। ठीक है, यहाँ विचार न करके आप भाषा कर लीजिए, प्रस्तावना की भाषा, केवल भाषा करिए, विचार की भाषा नहीं, केवल विचार तो अमेरिका जो है, प्रस्तावना की भाषा। ठीक है, तो भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। संविधान प्रस्तावना को कितने वाक्यों में लिखा गया है, तो भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसे कितने वाक्यों में लिख दिया गया है, तो 1 वाक्य में। ठीक है, प्रस्तावना उद्देशिका किसने लाया, तो नेहरू जी ने लाया था। कब लाया था, डेट यहाँ पे लिखा हुआ है 13 दिसंबर। लागू कब हुआ या इसे स्वीकारा कब गया, तो 22 दिसंबर 1947 को। तो इतनी चीज़ें आप लोग को बात समझ में आई होगी। जब आप भारतीय संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ेंगे तो आप 1973 से पढ़ना शुरू करेंगे तो बातें कुछ और स्पष्ट होंगी, लेकिन यहाँ पर तो कम समय में अधिक से अधिक चीज़ों को बताना है, इसलिए मैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को नहीं बता पा रहा हूँ। ठीक है, आइए अब हम लोग कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। देखिए, इन्हीं में से प्रश्न बनेंगे। अब इसके बाद एक प्रश्न बनेगा आपसे कि जो प्रस्तावना है उसमें अभी तक कितनी बार संशोधन हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर एक हेडिंग के रूप में आप लोग भी डाल दीजिए, दिखाई दे रहा होगा स्पष्ट, प्रस्तावना में संशोधन। प्रस्तावना में संशोधन। यदि कभी आपसे प्रश्न बन जाए आपसे कि प्रस्तावना में अभी तक कुल कितनी बार संशोधन किया गया है, तो आप जवाब क्या देंगे कि मात्र 1 बार। कितनी बार? 1 बार। वो भी कब हुआ? तो ये हुआ था 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1946 में हुआ था। अब जब ये 42वां संविधान संशोधन 1946 हुआ, सॉरी 1976 होना चाहिए, मैं दिमाग थोड़ा सा यही कन्फ्यूजन हो, दिमाग की क्या बात करें, 1976 होना चाहिए। हाँ, तो ये जो 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ तो इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। ठीक है, इसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। देखिए, जोड़े गए हैं, परिवर्तित नहीं किए गए हैं, 3 नए शब्द जोड़े गए, क्योंकि कुछ लोग सोच लेते हैं कि किसी शब्द को हटा करके इन 3 शब्दों को रखा गया, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, तो 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए हैं, तो जो आपको यहाँ पर ग्रीन कलर से दिखाई दे रहा है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो कौन कौन से 3 नए शब्द हैं, तो एक हो जाएगा समाजवादी, दूसरा पंथ निरपेक्ष और तीसरा अखंडता। ठीक है, तो ये 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इसके पहले समाजवादी पंथ निरपेक्ष नहीं था। 1950 में जब प्रस्तावना
कह सकते हैं कि जब 1950 में जब संविधान लागू हो गया था तो उस समय जो प्रस्तावना था तो उस समय की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द नहीं थे। उस समय बस यही था कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक राज्य बनाने के लिए यहाँ से था, ये नहीं था। और राष्ट्र की एकता सुनिश्चित कराने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए अखंडता शब्द नहीं था। तो 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 नए शब्द जोड़ दिए गए। ठीक, अब इसके बाद हम लोग प्रस्तावना और विशेष व्यक्तित्ववाद या व्यक्तिवाद को जानेंगे। ठीक है, प्रस्तावना और विशेष व्यक्तिवाद। और प्रस्तावना और विशेष व्यक्तिवाद के अंतर्गत आप देखें तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे 1973 में। ठीक है, तो 1973 में एक वाद आता है केशवानंद बनाम केरल राज्य, बनाम केरल राज्य। ठीक है, तो केशवानंद बनाम केरल राज्य में बताया गया कि जो प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो केशवानंद बनाम केरल राज्य ये अभी तक की सबसे बड़ी खंडपीठ रही है। इसमें कुल 13 जज थे। कितने जज थे? 13 जज थे। तो 13 जजों का ये अभी तक सबसे बड़ा खंडपीठ था। तो केशवानंद बनाम केरल राज्य प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, और इसमें संशोधन हो सकता है, ये बताया गया। जबकि इसके पूर्व, है ना, इसके पूर्व बेरुवारी वाद में, इसके पूर्व बेरुवारी वाद में यह डिसीजन आया कि जो प्रस्तावना है उसमें संशोधन नहीं हो सकता है। और हाँ, इसका डेट मैंने नहीं लिखा, तो 1973 होगा ये। ठीक है, और ये 1960 होगा, चूँकि ये पूर्व की बात कर रहा है कि केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 में आया। और इसके पूर्व बेरुवारी वाद में 1960 में बताया गया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का भाग नहीं है, संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। कुछ आगे चल करके एक और वाद आया, गोलकनाथ। ठीक है, कौन सा वाद आया? तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया। इसमें प्रस्तावना को आत्मा कहा गया। ठीक, ये कुछ वाद हैं, इनको आप जरूर देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। और चूँकि इनसे भी सवाल बनते रहते हैं। तो जो केशवानंद बनाम केरल राज्य है 1973 में आया और बेरुवारी वाद 1960 में आया था। और इसी में बताया गया था कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं हो सकता है। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में प्रस्तावना को आत्मा कहा गया। और इसी वाद में, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ही गोलकनाथ के वकील की तरफ से यह डिसीजन आया कि अब संशोधन करने के लिए स्वयं संविधान सभा बुलानी पड़ेगी। उसी समय प्रस्तावना को आत्मा का नाम इसी वाद में दिया गया। और एक जो वाद है, यह एक वाद आया, यह 1967 में था। मैं डेट नहीं लिख रहा हूँ क्या, ये 1967 में आया था। ठीक है, अब एक वाद आया बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया वाद, ये 1994। ठीक है, तो बम्बई दिखाई दे रहा है कि नहीं? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, यूनियन
ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आया था 1994 में। कब आया था? तो 1994 में आया। तो बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। अब बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है ना, किसने? सुप्रीम कोर्ट ने प्रस्तावना को या उद्देशिका को संविधान का भाग बताया। तो अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें, एक जो आपका केशवानंद है, केशवानंद, और यहाँ पे बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, इन दोनों में बताया गया कि जो प्रस्तावना है वो संविधान का भाग है, जबकि बेरूबारीवाद में और गोरखनाथ बनाम पंजाब राज्य में इनमें प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं बताया गया है। और जो सवाल बनते हैं अधिकतर इसी से बनता है, बेरूबारी से, कि कहा जाता है कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं कहा गया। तो इसी में कहा गया है, किसमें? बेरूबारीवाद में ही प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं कहा गया। तो यहाँ पर देखिए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते जा रहे हैं, आप लोग इनको नोट करते जाइए। प्रस्तावना से संबंधित एक भी सवाल गलत नहीं होगा यदि आप बिल्कुल ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप इसको पढ़ लेंगे तो कहीं दूसरी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब आइए पूछा जाता है क्वेश्चन कि संविधान को कब अंगीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया, आत्मर्पित किया गया। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को इसे अंगीकृत किया गया, स्वीकृत किया गया और आत्मर्पित किया गया। ठीक, अब आइए प्रस्तावना को हम लोग देखते हैं कुछ अन्य क्वेश्चन से कि प्रस्तावना में, ठीक है, न्याय। तो जो प्रस्तावना में न्याय है ये कितने प्रकार का न्याय है? तो प्रस्तावना में जो न्याय है ये 3 प्रकार का न्याय है। कौन कौन सा है? सामाजिक न्याय। अब समाज के बाद आर्थिक होगा, आर्थिक न्याय, और राजनीतिक न्याय। ये 3 प्रकार के न्याय है। देखिए इनका क्रम पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? क्रम पूछा जाता है कि प्रस्तावना में न्याय शब्द जो है, या कह सकते हैं कि प्रस्तावना में जो न्याय है वो कितने प्रकार का न्याय है? तो 3 प्रकार का न्याय है, लेकिन इनको क्रम से कभी कभी पूछ लिया जाता है कि इनका क्रम क्या है। तो सबसे पहले सामाजिक, फिर उसके बाद आर्थिक, तब उसके बाद क्या होगा? राजनीतिक होगा। तो ये 3 प्रकार के न्याय हैं। और स्वतंत्रता की बात की जाए, न्याय के बाद देखिए स्वतंत्रता आता है। ये भी देखिए क्रम से चल रहा है, ठीक है ना, ये भी क्या है? क्रम से है। तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी है? देखिए अब यहाँ पर सबसे पहले विचार, इसके बाद अभिव्यक्ति, इसके बाद विश्वास, धर्म और उपासना। ये भी क्रम पूछता है कि जो 5 प्रकार की स्वतंत्रता है वो कौन कौन सी है। तो विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है, उपासना। अभी मैं इसको याद करा दूंगा, क्रम से याद करा दूंगा, ठीक है ना। अब इसके बाद समता या समानता। समता, तो समता कितने हैं? 2 प्रकार की। कौन कौन सी? तो ये जो दोनों हैं आप जानते ही होंगे कि ये जो 2 हैं, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। ठीक, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। अब पूछा जाता है, और एक प्रकार का भातृत्व है, यहाँ पर लिख लेंगे, एक प्रकार का भातृत्व है। ठीक,
अब पूछा जाता है कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व है। क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और भ्रातृत्व है। कूट करके दे देगा और आपको मिलान करना होगा तो 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार का भ्रातृत्व। न्याय, स्वतंत्रता और समता, यहाँ पे समता कर लीजिए। ठीक है, तो 3 प्रकार की न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता, 1 प्रकार का भ्रातृत्व है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है और पूछने की संभावना भी है, इसलिए आप लोग इसको हर एक एंगल से मजबूती से आप तैयार करके रहेंगे। अब इसके बाद अब इतनी जो चीज़ें थी ये हो गया। अब इनमें पूरा एक क्रम से पूछेगा। ठीक है, तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, उसके बाद सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। मैं एक क्रम, शब्दों का क्रम मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। प्रस्तावना के शब्दों का मैं अब क्रम लिख ले रहा हूँ, आप लोग यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ से प्रस्तावना में शब्दों का क्रम। ठीक, अब देखिए क्या क्या है। तो प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, ये देखिए क्रम है, ये क्रम भी पूछा जाता है। समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। अब इसके बाद सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, प्रतिष्ठा, अवसर, राष्ट्र की एकता प्लस अखंडता। ठीक, तो इतने जो शब्द हैं ये क्रम से हैं। ये कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है, कभी यहीं से पूछ लिया जाएगा, कभी यहाँ से पूछा जाएगा, कहीं बीच से पूछ लिया जाएगा, चाहे जहाँ से पूछ लेगा। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको प्रस्तावना हर हाल में याद होनी चाहिए। अब इनमें देखिए, अब आगे चल करके इसी प्रस्तावना में कुछ उद्देश्य हैं। इन उद्देश्यों में न्याय है, स्वतंत्रता है, ठीक है, बंधुता है, राष्ट्र की एकता, अखंडता, बंधुता, ठीक है, एकता, अखंडता है। ठीक, तो ये सभी जो प्रस्तावना के जो मुख्य रूप से जो उद्देश्य हैं, इन्हें आप आगे जा कर के मूल अधिकार में पाएंगे। किस में पाएंगे? मूल अधिकार में। ठीक, जैसे स्वतंत्रता, तो स्वतंत्रता का अधिकार मूल अधिकार है। ठीक, उसके बाद नीति निदेशक में पाएंगे, नीति निदेशक में पाएंगे, और मौलिक कर्तव्य में। तो मूल अधिकार में भी आपको प्रस्तावना के उद्देश्य आपको मिलेंगे पढ़ने को, नीति निदेशक में भी प्रस्तावना के उद्देश्य देखने को मिलेंगे, मौलिक कर्तव्य में भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर जो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखना, ये सभी भारतीय नागरिकों की कह सकते हैं कि सभी भारतीय नागरिकों का एक खुद का मौलिक कर्तव्य है कि वो राष्ट्र की एकता और अखंडता को बनाए रखें। ठीक, बंधुता को बनाए रखें, भाईचारे को बनाए रखें। ठीक, तो ये कुछ उद्देश्य हैं जो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं। अब इनमें मैं अभी थोड़ी देर पहले कुछ बताया था कि मैं आप लोग को याद करा दूंगा। हाँ, ये जो न्याय और स्वतंत्रता की बात की है मैंने, यहाँ पे मैं इसको मिटा रहा हूँ। तो देखिए 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रस्तावना में 5 प्रकार की स्वतंत्रता है, जबकि मौलिक अधिकार में खुद एक कह सकते हैं कि स्वतंत्रता का अधिकार
सभी भारतीय नागरिकों को संविधान की तरफ से प्राप्त है। तो अब यहाँ पर जो प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, प्रस्तावना में जो स्वतंत्रता है, इनका क्रम याद करने का मैंने बताया था कि मैं बताऊंगा स्वतंत्रता का, ठीक है। तो इनमें सबसे पहले आप देख रहे हैं कि विचार ऊपर चलेंगे, अभिव्यक्ति, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ठीक। इनको क्रम से याद करने का देखिए आप एक थोड़ा सा कहानी समझिए कि जो विचार होते हैं, विचार, तो किसी भी तथ्य को लेकर के जो विचार बनते हैं वो हमारे मस्तिष्क में बनता है। तो सबसे पहले विचार बना मस्तिष्क में। अब विचार बनने के बाद हम उस विचार को ध्वनि के माध्यम से अभिव्यक्त करेंगे। तो मुख से हम क्या करेंगे, उस विचार की अभिव्यक्ति करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि विचार मस्तिष्क से बना, फिर उस विचार की अभिव्यक्ति मैंने मुख से किया। जब अभिव्यक्ति करेंगे तब उसके बाद हम उस तथ्य पर विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे, ठीक है, विश्वास करेंगे। जब विश्वास करेंगे तभी जाकर के आप उस तथ्य का पालन करेंगे। यानी कि यदि आप धर्म को ले लेते हैं तो धर्म से पहले आप उस धर्म पर विश्वास करेंगे कि धर्म वो ठीक है कि नहीं है, अच्छा है कि मुझे, ठीक। तो पहले विचार, अभिव्यक्ति, उसके बाद धर्म होगा, विश्वास होगा, विश्वास करेंगे, विश्वास के बाद धर्म, धर्म के बाद क्या होगा, जब आप धर्म को मान लेंगे तब आप पूजा पाठ करेंगे, यानी कि आराधना करेंगे, उपासना करेंगे। तो बस आप यही ऐसा ही कहानी समझिए कि पहले विचार होगा, अभिव्यक्ति होगी, फिर विश्वास होगा, फिर धर्म आएगा, तब उसके बाद उपासना होगा। अब यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप लोग ध्यान से समझिएगा। मैं सोच रहा हूँ कि एक ही वीडियो में इसका जो प्रस्तावना का जो चैप्टर है वो बिल्कुल क्लोज हो जाए। अब इससे संबंधित कोई भी चीज़, प्रमुख शब्दावली, प्रमुख शब्दावली एवं उनका अर्थ, प्रमुख शब्दावली एवं उनका अर्थ। अब इनके अर्थ को हम लोग और शब्दावलियों को देखते हैं। यदि जो लोग बहुत ही कमज़ोर हैं, जो लोग अभी नए नए हैं, नहीं जानते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ये ज़रूरी होगा। जैसे मान लीजिए कि समाजवादी क्या होता है, संप्रभुता क्या होता है, धर्मनिरपेक्ष क्या होता है या पंथ निरपेक्ष क्या होता है, गणतंत्र क्या होता है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को अभी मैं बता रहा हूँ, बहुत ही आसानी से आप लोग समझ जाएंगे। थोड़ा बहुत मैं लिख भी दूंगा। तो यदि आप सबसे पहले देखें कि संप्रभुता क्या होती है, तो संप्रभुता का मतलब ये होता है कि जिसमें सर्वोच्च शक्ति या सत्ता निवास करती है, उसी को क्या कहेंगे, संप्रभुता कहेंगे। और जो भारत में जो सर्वोच्च शक्ति है, जो संप्रभुता है, वो किस में निवास करती है, आप लोग थोड़ा सा समय लेकर के बताएं। मैं 2 सेकंड के लिए होल्ड करता हूं। सबसे पहले हम लोग संप्रभुता की बात करते हैं, ठीक है। इसको सॉवरेंटी भी कहते हैं इंग्लिश में। अब देखिए, अभी मैंने बताया कि संप्रभुता क्या होती है कि जिसमें सर्वोच्च, या ये सर्वोच्च ही लिखा गया है, सर्वोच्च या अंतिम शक्ति निवास करती है। अब आप लोग बताएंगे कि अंतिम शक्ति किस में निवास करती है, जिसमें सर्वोच्च या अंतिम शक्ति निवास करती है। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ पूरा, निवास करती है। तो हमारे देश में जो संप्रभुता है वो किसी सीएम के पास नहीं है, किसी पीएम के पास नहीं है, ठीक है ना, किसी विशेष व्यक्ति के पास नहीं है, बल्कि जो संप्रभुता है वो भारत की संपूर्ण जनता को लेकर के है। तो संपूर्ण जनता में संप्रभुता निवास करती है। इसीलिए यहाँ पर बताया गया है कि हम भारत के लोग, ठीक है। तो कौन लोग, हम लोग, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है ना, तो भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न तो हम लोग बना रहे हैं ना, तो हम लोगों में संप्रभुता निवास करती है। तो यहाँ पर जो संप्रभुता है, भारत में जो संप्रभुता है वो जनता में निवास करती है, जनता में निवास करती है, ठीक। जबकि आप ब्रिटेन में चले जाएंगे तो वहाँ पर जो संप्रभुता है वहाँ के संसद में निवास करती है, यानी कि संसद ही वहाँ की सबसे बड़ी ताकत है।
कह सकते हैं कि सर्वोच्च शक्ति है, और वहीं अंतिम जो कि शक्ति है संसद ही, ठीक है ना। तो हमारे यहाँ भारत में संप्रभुता जनता में निवास करती है। अब इसके बाद संप्रभुता के बाद एक शब्द आप लोग समाजवादी को समझ लीजिए कि समाजवादी क्या होता है। समाजवादी, तो समाजवादी का मतलब ये हुआ कि इसमें इस विचारधारा के अनुसार, समाजवादी विचारधारा के अनुसार आप कह सकते हैं कि इसमें व्यक्तियों को कम और समाज को अधिक महत्व दिया जाता है। तो समाजवादी जो विचारधारा है इसमें व्यक्तियों को कम और समाज को अधिक महत्व दिया जाता है। इसीलिए कुछ सामाजिक चीज़ें हैं जिन्हें निभाना मजबूरी बन जाती है। तो समाजवादी का मतलब कि व्यक्ति को कम और समाज को अधिक महत्व, व्यक्ति को कम और समाज को अधिक महत्व। अब इसके बाद धर्मनिरपेक्ष कह सकते हैं, धर्म निरपेक्ष कह सकते हैं, या इसी को पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं, पंथ निरपेक्ष भी कह सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन देखिए दोनों में अंतर है, जब बाहर का खाल निकालेंगे तो बहुत अंतर देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको सामान्यता बता रहा हूँ, धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। इसका अर्थ ये होता है कि राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई अपना, या एक शब्द जोड़ लें विशेष भी कह सकते हैं, विशेष धर्म नहीं होगा, ठीक है। यानी कि राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा। अब यहाँ पे राज्य का मतलब यदि जितने लोग ये समझ रहे हो कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना ये सब राज्य हैं, तो ऐसा नहीं है। राजनीति विज्ञान में राज्य का मतलब देश होता है। क्या होता है? देश होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देश से कहा गया है कि राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा, यानी कि वहाँ पर देश का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा, ठीक है। तो ये राज्य है, और एक शब्द होता है राष्ट्र। एक शब्द क्या होता है? राष्ट्र, और एक शब्द होता है राज्य, ठीक है। आप लोग यदि राजनीति विज्ञान के स्टूडेंट हैं तो दोनों में एक अंतर कमेंट में बताएंगे कि राष्ट्र और राज्य में क्या अंतर होता है। धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है कि राज्य का कोई अपना विशेष धर्म नहीं होगा, सभी धर्म एक समान होंगे, सभी धर्म एक समान होंगे, और सभी धर्मों को आप मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कर सकते हैं कि ये विशेष धर्म का है। इसके बाद एक शब्द आप ले सकते हैं लोकतंत्र। क्या ले सकते हैं? लोकतंत्र, ठीक। तो ये लोकतंत्र क्या होती है? मतलब कि जनता के द्वारा जनता के लिए शासन, ठीक है ना। जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की बहुत अच्छी परिभाषा दी है, उसको यहाँ पर बताने कोई मतलब नहीं है। आप लोग जानते होंगे, होशियार बच्चे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मार खा जाते हैं। चलिए, अब इसके बाद एक गणतंत्र होता है, गणतंत्र। तो गणतंत्र का मतलब, और एक राजतंत्र होता है। एक गणतंत्र होता है, एक राजतंत्र होता है। तो गणतंत्र का मतलब ये होता है, गणतंत्र का मतलब कि प्रमुख का चुनाव या प्रमुख का निर्वाचन। अब प्रमुख कोई भी हो सकता है, विधायक भी हो सकता है, सांसद भी हो सकता है, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, ठीक है, कोई भी हो सकता है। तो प्रमुख का निर्वाचन, या आपके गांव का प्रधान भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। तो प्रमुख का निर्वाचन प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होता है, परोक्ष रूप से होगा, ठीक है। उसे आप गणतंत्र कहेंगे। एक होता है जैसे कि राजतंत्र, लोकतंत्र के विरोध में। जैसे एक राजतंत्र है, तो राजतंत्र में क्या होता है कि आनुवंशिक रूप से चलता है, यानी कि राजा का लड़का होगा वही शासक बनेगा, ठीक है। तो उस चीज़ों को, उन प्रथाओं को समाप्त करके हटा दिया गया। अब लोकतंत्र हो गया, गणतंत्र हो गया, जैसे कि भारत में है, अमेरिका में है, बहुत से देशों में आप देखेंगे। तो ये कुछ प्रमुख शब्दावलियाँ थी, इनको आप लोग पहले से भी जानते होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि बता दूँ। चलिए, अब इसके बाद हम लोग प्रस्तावना से संबंधित कुछ चीज़ों को, महत्वपूर्ण चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले कि किस वाद में प्रस्तावना को आत्मा कहा गया, यानी कि किस वाद में प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा गया। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया, तो इसमें गोलकनाथ बना पंजाब राज्य कब? देखिए, गोलकनाथ बना पंजाब राज्य, बस ये अंतिम है, 5 मिनट और
गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। इनमें से देखिए एक ही क्वेश्चन पूछना है, हायर में एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब कहाँ से पूछ लिया जाएगा इसका कोई अनुमान नहीं है। तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य वाद में प्रस्तावना को संविधान का मूल आत्मा कहा गया। मूल आत्मा कहा गया। अच्छा देखिए, यदि आप किसी भी बैकग्राउंड के स्टूडेंट हैं, चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे जो भी हो, ठीक है, तो कॉमर्स में तो कहीं ना कहीं आप लोगों को संविधान, विधि, नियम, कानून मिल जाते हैं, लेकिन साइंस में तो नहीं मिल पाता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं साइंस वालों के लिए भी जीएस का पेपर एक सेट करके दिया जाता है। जीएस के पेपर में आपको संविधान के कुछ न कुछ पार्ट जरूर दिए जाएंगे, चाहे मौलिक अधिकार होगा, चाहे नीति निर्देशक तत्व होगा, चाहे संसदीय शासन प्रणाली हो सकता है, चाहे प्रस्तावना हो सकता है। तो ये आपको हमेशा देखने को मिलेगा और सभी परीक्षाओं की दृष्टि में आपको भारतीय संविधान के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मेरा मानना है कि वो स्टूडेंट चाहे किसी भी बैकग्राउंड का हो, उसे संविधान पढ़ना चाहिए। संविधान पढ़ेगा तभी वो अपने अधिकारों के बारे में विशेष रूप से जान सकता है। संविधान को पढ़ना चाहिए हमारे ख्याल से, और पढ़ना भी जरूरी है। यदि नहीं पढ़ेंगे तो आप अपने अधिकारों को नहीं जानेंगे और अधिकारों का प्रयोग भी नहीं कर पाएंगे। चलिए, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में के बाद में प्रस्तावना को संविधान का मूल आत्मा कहा गया। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाए कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा किसने कहा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को आत्मा कहा। पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस भाग को संविधान की आत्मा कहा? संविधान की आत्मा कहा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे यदि भाग की बात करें तो यहाँ पे भाग 3 हो जाएगा। समझे ध्यान से, भाग 3 में क्या है भैया? मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। इतना तो आप लोग को याद होना ही चाहिए, चाहे आप लोग को पढ़े या ना पढ़े। अब भाग 3 मौलिक अधिकार है, और इस मौलिक अधिकार में एक मौलिक अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, ये अनुच्छेद आर्टिकल 32, ठीक है। अब ये जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को लेकर के आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन इन दोनों में यदि बात करें तो जो हाई कोर्ट होगा वो सुप्रीम कोर्ट से अधिक विस्तारित होगा, अधिक विस्तारित होगा। क्यों? क्योंकि ये क्षेत्रीय मामला बन जाएगा और मौलिक अधिकार का हनन होने पर या मौलिक अधिकार का सीमांकन होने पर आप आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के तहत क्रमशः सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। और इस संदर्भ में न्यायालय को शक्ति प्रदान की गई है और न्यायालय इसके संदर्भ में 5 प्रकार की रीट जारी करता है। 5 प्रकार की रीट जारी करता है, ठीक है। जब मौलिक अधिकार में पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं आपको 5 रीट के बारे में विस्तार पूर्वक बता दूंगा। फिलहाल में भी आप इतना ही जानें, मैं अभी तो एक क्वेश्चन के रूप में मैं बता रहा हूँ। चलिए, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ। अब देखिए,
एक गुजरात के विधिक विचारक थे, उनका नाम था के एम मुंशी। के एम मुंशी। ये कहाँ के थे? तो ये गुजरात के थे। कहाँ के थे? गुजरात के थे। पढ़े लिखे थे और एक विधि विचारक भी रहे। इनका जो पूरा नाम है कन्हैया लाल। क्या नाम है? कन्हैया लाल मानिकलाल। मानिकलाल, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। तो के एम मुंशी ने प्रस्तावना के संदर्भ में क्या विचार दिया था? इनका ये यहाँ पर विचार है कि इन्होंने क्या विचार दिया। तो इन्होंने विचार दिया था कि जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना राजनैतिक जन्म कुंडली है। ठीक है। जो लोग टीजीटी सामाजिक विज्ञान में, टीजीटी सोशल साइंस में यदि पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं तो उनकी परीक्षा की दृष्टि से भी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग ज़रूर इसको देखें। वीडियो अच्छी लग जाए तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। मैं आज कई दिनों से पढ़ा रहा हूँ यूट्यूब पर और बहुत ज़्यादा व्यू भी नहीं आते हैं। अब इसमें हो सकता है कोई टेक्निकल इश्यूज़ हो। अभी मैं नायाब हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन वीडियो बहुत ज़्यादा हो गए हैं। 280-90 तक वीडियो पहुँच गया होगा, लेकिन अभी तक उतने कर सकते हैं कि प्रभावी रिजल्ट देखने को नहीं मिला। यदि आप लोग पढ़ते हैं तो ध्यानपूर्वक से पढ़ें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें या ना करें, लेकिन कम से कम जब आप लोग देखेंगे तो मुझे तो पता चलेगा कि इतना व्यू हुआ है। चलिए, प्रस्तावना राजनीतिक जन्म कुंडली है। ये विचार किसका था? तो के एम मुंशी का विचार था, कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी का। अब इसके बाद सुभाष कश्यप का विचार देख लीजिए। सुभाष कश्यप का विचार। ठीक। तो प्रस्तावना के संदर्भ में इनका क्या विचार था? इनका क्या विचार था कि सुभाष कश्यप ने बताया कि संविधान यदि शरीर है तो प्रस्तावना क्या है? उसकी आत्मा है। इन्होंने बताया कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। किसकी आत्मा? संविधान की आत्मा। यदि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है। आधारशिला है तो संविधान उस पर टिकी अट्टालिका। ठीक। तो ये कुछ विचार थे। अब इन विचारों में अंबेडकर जी का विचार, नेहरू जी का विचार, सुभाष कश्यप का विचार, के एम मुंशी के विचार, ये भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ जाता है कि संविधान की प्रस्तावना को किसने आत्मा कहा। उसमें डॉक्टर अंबेडकर भी विकल्प में रहेंगे और नेहरू भी विकल्प में रहेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप नेहरू को आप लोग टिक करिए, वो बिल्कुल सही रहेगा। जब भी पूछेगा तो ये पूछेगा कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा, तब वहाँ पर आप श्योर रूप से आप डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को लगा सकते हैं। तो आज हम लोग एक कंप्लीट तरीके से प्रस्तावना को कवर किया। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मौलिक अधिकार के बारे में जानेंगे। एक वीडियो मैंने मौलिक अधिकार के बारे में बनाया भी था, मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी देख लेंगे। लेकिन इस बार मैं मौलिक अधिकार को हो सकता है कि 3-4 वीडियो में बने, उसको भी बनाऊंगा। ठीक। तो आज के सेशन में मित्रों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लोग लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट भी करिए। यदि चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को आप स्वेच्छा से सब्सक्राइब कर सकते हैं।